नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संघवाद और संघीय ढांचा पढ़ेंगे। संघवाद के अंतर्गत हम लोग संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, इसके अलावा भारतीय संघवाद की प्रकृति और इसका कारण देखेंगे। वहीं संघीय ढांचा में केंद्र राज्य संबंध, इसकी प्रवृत्तियां, मुद्दे और समाधान पक्ष भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संघवाद है क्या। संघवाद की अगर बात करें तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती हैं। यानी कि विधायी शक्ति हो या प्रशासनिक शक्ति हो या वित्तीय शक्ति हो, वो केंद्र सरकार के पास भी होती है और राज्यों के पास भी वो शक्ति होती है। और इन शक्तियों को बाकायदा संविधान में लिखा होता है, यानी कि शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया जाता है। संघवाद के बारे में एवी डाइसी ने कहा था कि संघवाद ऐसी व्यवस्था है जो संतुलनकारी कला प्रदान करती है, यानी कि बैलेंसिंग एक्ट है। और किस चीज में संतुलन प्रदान करती है, तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये पूरे देश को एक मजबूत राष्ट्रीय सूत्र में बांधती है और दूसरा क्षेत्रीय जो विविधताएं होती हैं या स्थानीय पहचान होती है उसको भी खत्म नहीं होने देती। यानी कि राष्ट्रीय एकता और स्थानीय पहचान दोनों में जो संतुलन बनाती है, ऐसी शासन व्यवस्था ही संघवाद कहा जाता है। ठीक है, एविडाइसी के अनुसार। अब संघीय व्यवस्था क्या है, तो संघीय व्यवस्था का मतलब ये है कि जब भी हम केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पे शासन प्रणालियों का वर्गीकरण करते हैं तो दो तरह की व्यवस्थाएं सामने आती हैं। एक होती है संघीय व्यवस्था और दूसरी होती है एकात्मक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब कि जिसमें शक्तियां राज्य के पास भी हो और केंद्र सरकार के पास भी। वहीं एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती हैं, जबकि जो राज्य होते हैं वो एक तरह से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता ये है कि शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। और विभाजन किसके किसके बीच होता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को बांटा जाता है। और दोनों स्तर की सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य करती हैं। यानी राज्य जो है केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं कार्य करते, बल्कि स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। और इसी बात को कहा जाता है द्वैध संप्रभुता। यानी विशेषताओं में पहली विशेषता हो गई कि संवैधानिक विभाजन होता है शक्तियों का, और दूसरी विशेषता हो गई द्वैध संप्रभुता। ठीक है, और जब शक्तियों का विभाजन संविधान करता है तो ऐसे में संविधान सर्वोच्च हो जाता है। यानी कि जो केंद्र है या राज्य है उन सबसे ऊपर जो है संविधान होता है। दूसरा ये होता है कि संविधान कठोर होता है, यानी संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होता है। अगर आसान होगा तो केंद्र सरकार संशोधन करके राज्यों की शक्तियों को छीन सकती है, इसलिए संविधान को कठोर बनाया जाता है। और तीसरा ये है कि संविधान लिखित होता है, यानी कि स्पष्ट रूप से लिखा हो कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास है और कौन सी राज्य के पास। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था में न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, तो स्वतंत्र और एकीकृत होनी चाहिए। स्वतंत्र और एकीकृत इसलिए होनी चाहिए कि जब भी विवाद होगा राज्य और केंद्र के बीच तो न्यायपालिका उसका समाधान करे स्वतंत्र होकर। ठीक है, प्रायः दोहरी नागरिकता होती है, यानी कि राज्य अपनी अलग नागरिकता देता है, केंद्र सरकार अपनी अलग नागरिकता देता है, जैसा कि यूएसए में देखा जाता है। विधायिका प्रायः द्विसदनीय होती है, एक सदन लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि भारत में लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का। और ऐसी व्यवस्था के जो उदाहरण है वो है यूएसए है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। ठीक है, वहीं एकात्मक व्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें केंद्र शक्तिशाली होता है, प्रांत जो है केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि प्रांत वही कार्य करेगा जो केंद्र सरकार कहेगी। ठीक है, सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती है और संसद अधिक शक्तिशाली होती है। यानी संसद कोई भी कानून बना सकती है, जैसा कि आप ब्रिटेन की व्यवस्था में देखते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है और लचीला होता है। चूंकि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती है, ऐसे में
संसद जो भी चाहे संविधान में परिवर्तन कर लेती है। एकहरी नागरिकता होगी, न्यायपालिका होती तो है लेकिन उसकी जो संविधान संरक्षण की भूमिका होती है वो सीमित होती है। केंद्र प्रांतों की शक्तियों को कम या अधिक कर सकता है। ये सारी विशेषताएं हैं एकात्मक व्यवस्था की। और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में दिखाई देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारतीय संघवाद की प्रकृति कैसी है। क्या भारत पूरी तरह से एक संघात्मक देश है या कुछ एकात्मक लक्षण भी हमारे संविधान में दिखाई देते हैं? तो भारत के संविधान में संघवाद के मूलभूत लक्षण है, यानी जो हमारी व्यवस्था है वो मुख्यतः संघवाद या संघीय व्यवस्था ही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एकात्मक लक्षण भी मौजूद है, जैसे कि हमने देखा है एकहरी नागरिकता। इसके अलावा केंद्र अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई देता है और जब भी अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो हमारी जो व्यवस्था है वो लगभग एकात्मक ही हो जाती है, क्योंकि केंद्र उस समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, इसलिए चूंकि हमारे संविधान में संघवाद के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं, इसीलिए भारतीय संघवाद का स्वरूप जो है विशिष्ट हो जाता है। ठीक है, और संघीय संरचना की बात करें तो हमारे जो संविधान में फेडरल की बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं जैसे कि अमेरिका की है, वहां पे फेडरल का यूज किया जाता है, जबकि हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है। ठीक है, और यूनियन लिखने का कारण यह है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। दूसरा कारण यह है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और तीसरा कारण यह है कि हमने राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखा है, इसीलिए हमने कुछ एकात्मक विशेषताएं भी रखी हैं जैसे कि केंद्र का शक्तिशाली होना। ठीक है, तो हमारी जो भारतीय संघवाद की प्रकृति है उसके बारे में कुछ विद्वानों का मत भी देख लेते हैं। जैसे कि केसी वियर ने कहा कि भारत का जो संघात्मक ढांचा है वो दरअसल अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल है, और इसके लिए इन्होंने कहा कि ये एकात्मक राज्य है जिसमें कुछ संघीय विशेषताएं पाई जाती हैं, न कि संघीय राज्य जिसमें एकात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी केसी वियर कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है या हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो दरअसल एकात्मक व्यवस्था है जिसमें कुछ संघीय विशेषताएं भी हैं, और इसीलिए इन्होंने हमारे जो संघात्मक ढांचे को अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल कहा है। ठीक है, वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में संघीय है, ठीक है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। असाधारण परिस्थितियां कौन सी हैं? तो इमरजेंसी के दौरान हमने देखा कि केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, इसी आधार पर अम्बेडकर जी ने कहा कि हमारा जो संविधान है वो संघीय है लेकिन कभी कभी एकात्मक रूप धारण कर लेता है। प्रोफेसर जेनिंग्स ने कहा कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो ये बात लगभग सही है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि ये सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद पर आधारित है जहां केंद्र और राज्य साझेदार के रूप में कार्य करते हैं, यानी केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड आप याद रखेंगे वो है साझेदार और सहकारी संघवाद, ग्रेनविले ऑस्टिन। मॉरिस जोन्स ने कहा कि सौदेबाजी का संघवाद है, यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म, जहां पे केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर वार्ता और समझौता चलता रहता है। ऐसी परिस्थितियां हम देखते हैं कि जब भी गठबंधन की सरकारें होती हैं तो उस समय हमारा संघवाद लगभग सौदेबाजी का संघवाद हो जाता है। इसी से संबंधित एक वाद है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसको संसद जो है संविधान संशोधन के माध्यम से भी हटा नहीं सकती। ठीक है, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य केंद्र के मात्र अधीनस्थ अंग नहीं है बल्कि अपने अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारतीय संघवाद का जो विशिष्ट स्वरूप है इसका कारण क्या है। ठीक है,
तो इसके बारे में सबसे पहले अंबेडकर जी ने कहा कि भारत कोई राज्यों के बीच समझौतों का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघवाद। दूसरी बात ये है कि भारत ऐतिहासिक दृष्टि से ही एक एकात्मक देश रहा है और संविधान निर्माताओं ने एकात्मक देश को संघ का रूप दिया है। इसलिए संघवाद के होते हुए भी केंद्र मजबूत स्थिति में है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि विविधताओं का समावेश किया गया है, यानी जो हमारे देश में विविधताएं हैं, भाषाई हों, चाहे भौगोलिक हों, चाहे धार्मिक विविधताएं हों, अलग अलग विविधताओं का समावेश है और इसीलिए हमने विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। लेकिन विविधताओं का एक नकारात्मक पहलू ये होता है, इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। इसीलिए हमने केंद्र को मजबूत स्थिति में भी रखा। तीसरी अगली बात ये थी कि अर्थव्यवस्था जो थी हमारी स्वतंत्रता के समय वो काफी पिछड़ी हुई थी और हमें तेज गति से विकास करना था, इसलिए केंद्र को मजबूत बनाया गया। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए भी हमने विशिष्ट स्वरूप अपनाया है। आर्थिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा और बाहरी खतरों से रक्षा, प्रशासनिक दक्षता और समानता को बढ़ावा, ये सारे कारण। ठीक है। दूसरा टॉपिक हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा संघीय ढांचा है वो कैसा है, उसकी चुनौतियां क्या हैं और उस चुनौतियों का समाधान कैसे हो सकता है। ये सारी बातें हम संघीय ढांचा में देखेंगे। यानी संघीय ढांचा में हम देखेंगे कि जो हमारा केंद्र और राज्य का संबंध है वो कैसा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करें तो हम इसको 3 आधारों पर समझ सकते हैं। पहला है विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है। विधायी संबंध की अगर बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक इसका उल्लेख किया गया है और जो विधायी शक्तियां हैं उनका वितरण जो है 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है क्षेत्र के आधार पे और दूसरा विषय के आधार। क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो जो संसद का कानून है या विधान निर्माण करने की जो शक्ति है वो पूरे भारत में लागू होती है, जो कि स्वाभाविक भी है। इसके साथ साथ राज्य क्षेत्रातीत विधायन की भी शक्ति संसद के पास है, यानी कि भारत के जो निवासी हैं जो कि भारत से बाहर रहते हैं उन पे लागू होने वाले कानूनों का निर्माण भी संसद कर सकती है। वहीं राज्य विधानमंडल की अगर बात करें तो इसके द्वारा जो कानून निर्माण किया जाता है वो राज्य के क्षेत्र में ही लागू होता है। दूसरा आधार जो है विषय के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है संविधान में अनुसूची 7 में। इसमें एक है संघ सूची, केंद्र सूची में जो विषय हैं उन पर जो विधान निर्माण की शक्ति है वो संसद के पास है। ठीक है। जैसे कि रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया। वहीं राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, जैसे कि पुलिस या कृषि। वहीं समवर्ती सूची में जो विषय हैं जैसे कि शिक्षा, वन, इस पे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी। लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि केंद्र और राज्य का कानून टकराता है तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाती है। ठीक है। वहीं कुछ ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं, उन पर जो विधान निर्माण की शक्ति है उसको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है और ये शक्ति केंद्र के पास है। ठीक है। तो हमने देख लिया विधायी शक्ति का वितरण। अब कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून निर्माण करने की शक्ति दी गई है और ऐसे 5 आधार हैं जब संसद राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं उस पे कानून निर्माण करता है। ठीक है। पहला इसमें है अनुच्छेद 249। ऐसा तब होता है जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए, तब संसद कानून बनाती है राज्य सूची के विषय पे। दूसरा, जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब भी राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा जब अनुच्छेद 356 के आधार पे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो भी संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे। इसके अलावा जब 2 या 2 से अधिक राज्य खुद ही अनुरोध करें कि संसद कानून बनाए इन विषयों पे तभी बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए ये सारे आधार है जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है। ठीक है। दूसरा है इसमें प्रशासनिक संबंध।
जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। और प्रशासनिक शक्ति का वितरण भी दो आधार पे किया जाता है, एक है क्षेत्र के आधार पे और दूसरा है विषय के आधार पे। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक शक्ति है वो पूरे भारत में लागू होती है। वहीं जो राज्य सरकारें हैं उनकी प्रशासनिक शक्तियां केवल उनके राज्य क्षेत्र में ही लागू होंगी। विषय के आधार पर अगर बात करें तो केंद्र जो है वो संघ सूची के विषयों पर प्रशासनिक अधिकार रखता है, वहीं राज्य जो है राज्य सूची के विषय पर, और समवर्ती सूची के विषय का प्रशासन राज्य के द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, संघ द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 256 में। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होगी उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दिए जा सकते हैं और राज्य उन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। अगर राज्य उन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अनुच्छेद 365 के अनुसार इसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और ये एक आधार हो जाता है अनुच्छेद 356 के तहत उस प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का। ठीक है, अगला है कि केंद्र और राज्य आपसी सहमति से अपनी प्रशासनिक शक्तियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक संबंधों में संघ को वरीयता प्राप्त है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तथा पदमुक्त होता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी हैं जिनके माध्यम से केंद्र राज्य को नियंत्रित करता रहता है। इसके अलावा 356 जो अनुच्छेद है उसमें राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। ठीक है, तीसरा है वित्तीय संबंध, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। तो जो करों से संबंधित विषय हैं, यानी कि कर शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, तो इसमें संघ द्वारा कुछ अधिरोपित कर है, यानी कि जो संघ लागू करता है वो उनका उल्लेख किया गया है संघ सूची में। संसद को संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कर लगाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। उदाहरण इसका आयकर हो गया, कृषि आय को छोड़कर निगम कर, सीमा शुल्क, ये सारी चीजें। ठीक है, राज्यों द्वारा अधिरोपित जो कर है, राज्य विधानमंडलों को राज्य सूची में जो शामिल विषय हैं उन पे कर लगाने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के रूप में देखें तो भू राजस्व, कृषि आयकर। समवर्ती सूची में कराधान की कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है समवर्ती कराधान शक्ति जीएसटी। जीएसटी में राज्यों के पास भी कानून निर्माण की शक्ति है और केंद्र के पास भी। ठीक है, कराधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास। ठीक है, कर राजस्व का वितरण अगर हम देखें तो अनुच्छेद 268 में कहा गया है कि कुछ ऐसे कर हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्र और उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि स्टाम्प शुल्क। इसके अलावा अनुच्छेद 269 में केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार में माल की खरीद बिक्री पर जो कर लगाया जाता है। अनुच्छेद 269 ए जीएसटी से संबंधित है। इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार पर आईजीएसटी केंद्र एकत्र करता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। अनुच्छेद 270 में कहा गया है कि संघ सूची के करों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन किया जाएगा। केंद्र सरकार जो विभाज्य पूल है उसमें राज्यों के साथ साझा करती है इसको, और किसके आधार पर साझा करती है तो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पे, जो कि वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग था उसने 41% विभाज्य पूल का राज्यों को दिया था। ठीक है, इसके अलावा 1% जम्मू कश्मीर को दिया गया था। अनुच्छेद 271 की बात करें तो केंद्र सरकार अधिभार यानी सरचार्ज रखती है। इससे राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें कमी आती है, क्योंकि जो विभाज्य पूल है उसमें सरचार्ज को नहीं ऐड किया जाता है, उसके अलावा होता है। ठीक है, गैर कर राजस्व की बात करें, गैर कर राजस्व और अनुदान की बात करें तो राज्यों के वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए दो तरह के अनुदान तंत्र हैं। पहला है वैधानिक अनुदान, जो कि अनुच्छेद 275 में उल्लेखित किया गया है।
इसमें यह है कि संसद द्वारा उन राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, और इसकी सिफारिश करता है वित्त आयोग। ठीक है, और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं सारी बातें। दूसरा है विवेकाधीन अनुदान अनुदान और इसका उल्लेख है हमारे संविधान में अनुच्छेद 282 में। केंद्र और राज्य दोनों ही किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, और इसका उद्देश्य क्या है कि राज्यों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में वित्तीय सहायता देना, या जो राज्यों की नीतियां हैं उनको राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वित करने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है, और इसका गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण की सिफारिशें करता है कि किस आधार पे और कितना वितरण किया जाएगा। ठीक है, यह राज्यों को अनुदान भी प्रदान करता है, जैसा कि हमने अभी भी देखा। किस सिद्धांत पे अनुदान दिया जाएगा इसका भी निर्धारण करता है, यानी ये सिद्धांत का निर्धारण करता है कि किस सिद्धांत पे अनुदान दिया जाए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वितरण। वर्टिकल का मतलब हो गया कि जैसे 41% दिया गया है राज्यों को, तो ये वर्टिकल वितरण है कि इसके अलावा केंद्र के पास रहेगा 41% राज्यों को। अब इस 41% में कौन से राज्य को कितना मिलेगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वितरण। ठीक है, और इसका अलग अलग आधार होता है, जनसंख्या है और वन क्षेत्र भी देखा जाता है। अब केंद्र और राज्य के संबंधों में जो वित्तीय संबंध है उसमें तनाव के बिंदु क्या है? तो एक है उपकर और अधिभार, यानी सेस और सरचार्ज काफी बढ़ गया है, जिससे जो विभाज्य पुल है उसमें कमी आ जाती है, यानी राज्यों का हिस्सा कम हो जाता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति का जो मुद्दा है ये 2022 तक ही दिया गया और इसके भुगतान में भी देरी की गई। इसके अलावा अनुच्छेद 293 में ऋण लेने की सीमा भी निर्धारित की गई है। ये सारे तनाव के बिंदु हैं। अब हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंधों की प्रवृत्तियां क्या रही हैं, यानी कि स्वतंत्रता के समय से अभी तक हमारे जो केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है वो कैसा रहा है और अलग अलग समय में उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। ये अगर हम देखें थोड़ा शार्ट में, तो 1950 से 1967 तक जो केंद्र राज्य संबंध थे उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, क्योंकि केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही दल की सरकार थी, कांग्रेस की। इसलिए इस दौर में कोई बहुत अधिक कटुता नहीं है, या कहें कि तनावपूर्ण संबंध नहीं रहा था। एक दलीय प्रभुत्व भी कहते हैं इसको। लेकिन 1967 से 1989 का जो काल था, इसमें राज्यों में अलग अलग राज्यों में कुछ स्थानीय पार्टियों का उभार हुआ, अलग दूसरे दलों की सरकार बनी, तो ये तनावपूर्ण संघवाद का दौर था। ठीक है, इसमें राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न भी उठा और 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1989 से 2014 का जो काल था इसमें सहकारी संघवाद का विकास हुआ, यानी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य करते थे। गठबंधन सरकारों का दौर रहा, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा, राज्यों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी, ये सारी चीजें। और 2014 से वर्तमान तक का जो काल है इसमें सहकारी संघवाद से लेके प्रतिस्पर्धी संघवाद का भी उभार देखने को मिला, यानी राज्यों के बीच और राज्य और केंद्र के बीच एक प्रतिस्पर्धा भी होती है विकास की। ठीक है, वर्तमान चरण प्रतिस्पर्धा और सहयोग के तत्वों का मिश्रण है, जहां राज्यों को विकास जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नीति आयोग का गठन, जीएसटी परिषद का गठन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद में अंतर क्या होता है। तो सहकारी संघवाद का मतलब है कि सब मिलकर कार्य करें, यानी टीम वर्क की भांति कार्य करें, और प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब है कि सब एक दूसरे से बेहतर काम करने की कोशिश करें। ठीक है, सहकारी में केंद्र और राज्य भागीदार के रूप में कार्य करते हैं, कीवर्ड आप याद रखना, भागीदार। और वहीं प्रतिस्पर्धी में राज्य आपस में और केंद्र के साथ प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य करते हैं बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। सहकारी संघवाद में राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग और समन्वय बनाना पड़ता है, जबकि प्रतिस्पर्धी में राज्यों में दक्षता, निवेश और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा दिया जाता है। इधर आवश्यकता आधारित सहायता या अनुदान दिया जाता है, जैसे कि पिछड़े राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता देना,
और इसमें प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी जो राज्य अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें जो उदाहरण है जीएसटी परिषद का गठन या नीति आयोग का गठन, इसमें ईओडीबी रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में कौन सा राज्य आगे है, स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा राज्य आगे है, कौन कम प्रदर्शन कर रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है। केंद्र और राज्य से संबंधित जो मुद्दे हैं इनके संबंधों में वो हम देखेंगे। पहला है विधायी संबंध जो है उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। तो राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार का अतिक्रमण कई बार देखने को मिलता है, जैसे कि कृषि कानून जो लाए गए थे, 3 कृषि कानून, जिनको कि किसानों के विद्रोह के बाद वापस ले लिया था सरकार ने 2020 में। चूंकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है और इसमें केंद्र एक सरकार कहें या संसद कहें कानून बनाती है, तो ये अतिक्रमण होता है। समवर्ती सूची पर केंद्र का प्रभुत्व है। समवर्ती सूची में जब भी राज्य की और संसद की विधियां टकराती हैं तो संसद या केंद्र के कानून को वरीयता दी जाती है। राज्यपाल द्वारा जो विधेयकों को रोकने का मामला आता है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना अनुच्छेद 200 और 201 में, राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा की घटती भूमिका, ये सारे मुद्दे हैं विधायी संबंध। वहीं प्रशासनिक संबंध की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं पर अंतिम नियंत्रण या कहें कि पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति जैसे जो मामले हैं उस पर कार्यवाही केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती, ये भी तनाव का कारण बनती है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया जाता है कई बार। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं, सीबीआई, ईडी का विपक्ष के विरुद्ध उपयोग किया जाना, ये सारे प्रशासनिक संबंधों के मुद्दे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का राजनीतिकरण। वित्तीय संबंध की बात करें तो राज्य वित्त में केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो हैं उनकी भूमिका अधिक है, यानी कि राज्य को जो पैसा मिलता है उसका अधिकांश हिस्सा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में चला जाता है, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कुछ परसेंटेज जो है राज्य भी अपनी निधि से देता है। केंद्र के राजस्व में उपकर यानी सेस और सरचार्ज की बढ़ती हिस्सेदारी, जिससे जो डिविजिबल पूल है उसमें कमी आती है और राज्यों का जो कुल परसेंटेज मिलता है, वित्त मिलता है वित्त आयोग की सिफारिश पे, उसमें कमी आती है। जीएसटी प्रणाली में जो चुनौतियां हैं, 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त की गई और राज्यों को वित्तीय हानि हुई इससे, ये सारी बातें। जनसंख्या आधारित संसाधन आवंटन और दक्षिणी राज्यों की चिंताएं, जो 15वां वित्त आयोग था उसने जिन सिद्धांतों का या जो आधार तय किया था राज्यों को उनका हिस्सा देने के लिए, उसमें एक था जनसंख्या भी, और चूंकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या अपनी कम की है इसलिए उनका नुकसान होता है इसमें। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच अब समन्वय कैसे किया जाए या उनके संबंधों को सुधारा कैसे जाए, उसके क्या उपाय हैं। इसमें आप मुख्यतः 2-3 बातें याद रखना। एक तो सरकारी आयोग और पूंजी आयोग की सिफारिशें हैं, ये आप कभी भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो इनका जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है। तो पहला इसमें संस्थागत और संवैधानिक सुधार, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद जो अनुच्छेद 263 में दिया गया है उसको सुदृढ़ करना चाहिए, ऐसा सरकारी और पूंजी आयोग दोनों ने कहा है। और इसे अंतर्राज्यीय परिषद को अस्थायी और सक्रिय संस्थान बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनकी भी नियमित बैठकें हों। ठीक है। राज्यपाल के पद में सुधार की बात सरकारी आयोग ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए जो सक्रिय राजनीति में न हो। वहीं पूंजी आयोग कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उस राज्य के सीएम भी हों जिसमें राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा निश्चित कार्यकाल हो। अभी जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए है वैसे ही राज्यों में महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा निर्धारित हो। ये सारी बातें पूंजी आयोग ने कहा था। 2007 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। विधायी और प्रशासनिक सुधार की बात करें तो जो समवर्ती सूची है उसमें संसद द्वारा कानून बनाने से पहले राज्यों के साथ भी परामर्श करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का विवेकपूर्ण उपयोग हो। इसमें एसआर बम्बई वाद और सरकारी आयोग दोनों में कहा गया है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, यानी जब कोई विकल्प न बचे तभी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मनमाने आधारों पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। राजकोषीय एवं वित्तीय सुधार की अगर बात करें तो
सेस और सरचार्ज को कम करना चाहिए, वित्तीय स्वायत्तता और अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम की जाए, ये सारी चीजें। ठीक है। अंत में हम देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या है। इंटरस्टेट काउंसिल, तो ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र अनुच्छेद 263 में किया गया है। राष्ट्रपति को परिषद की स्थापना का अधिकार है। स्थापना इसकी पहली बार 1990 में किया गया था, सरकारी आयोग की सिफारिश पे। ये कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ देता है। ठीक है। स्वरूप की बात करें तो संवैधानिक निकाय है, लेकिन कोई अस्थायी संस्था नहीं है जिसकी हमेशा उपस्थिति हो। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार इसका पुनर्गठन करता है। संरचना में अध्यक्ष का प्रधानमंत्री होता है। सदस्य जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के या तो मुख्यमंत्री हों या राज्यपाल जो भी होते हैं वो भी सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिसमें से कि एक गृह मंत्री का होना अनिवार्य है। कार्य की बात करें तो राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनकी जांच करता है और उनके समाधान के लिए सलाह देता है। ताजा हितों पर चर्चा की जाती है, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इन सब मामलों में राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है। ठीक है। मुद्दे क्या है इससे संबंधित, तो अस्थायी निकाय है, पहला तो मुद्दा यही है। तो पूंजी आयोग ने कहा कि इसको अस्थायी बना दो। दूसरा ये है कि केवल सलाहकारी निकाय है। यहाँ पे भी पूंजी आयोग ने कहा कि विवादों के स्वैच्छिक निपटान और आम सहमति पे हमें ध्यान देना चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है, यानी इसमें जो सदस्य हैं वो तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है। तो पूंजी आयोग कहता है कि परिषद के पास एक विशेषज्ञ सलाह निकाय भी होना चाहिए या प्रशासनिक अधिकरण होना चाहिए, अनियमित बैठकें, ये सारे मुद्दे हैं इससे संबंधित। ठीक है। अब हम इसका 60 नोट्स भी देख लेते हैं। संविधान सार में पहला है संघवाद। संघवाद क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, विधायी शक्तियां हो चाहे कार्यकारी शक्तियां हो, और ये संवैधानिक विभाजन होता है, यानी संविधान में लिखा होता है। एवी डाइसी ने कहा कि संघवाद एक संतुलनकारी कला है जो राष्ट्रीय एकता और स्थानीय पहचान दोनों को बैलेंस करती है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, तो शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है, पहली विशेषता यह है। द्वैध संप्रभुता होती है, यानी केंद्र और राज्य सरकारें दोनों स्वतंत्र कार्य करते हैं एक दूसरे से। संविधान सर्वोच्च होता है, कठोर होता है और लिखित होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत, प्राय दोहरी नागरिकता होती है और द्विसदनीय विधायिका होती है, जैसे कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा। इसका उदाहरण है यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो केंद्र शक्तिशाली होता है और प्रांत जो होते हैं वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, यानी केंद्र के निर्देशों के अनुसार प्रांत कार्य करते हैं। सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। संसद अधिक शक्तिशाली होता है और संविधान लचीला होता है। इसके अलावा लिखित या अलिखित हो सकता है। ठीक है। एकहरी नागरिकता है। न्यायपालिका की जो संविधान संरक्षण की भूमिका है वो सीमित होती है। इसका उदाहरण है ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। भारतीय संघवाद की प्रकृति की अगर बात करें तो हमारा जो संविधान है उसमें संघात्मक लक्षणों के साथ साथ कुछ एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं, इसलिए इसकी प्रकृति विशिष्ट हो जाती है। और हमारे संविधान में फेडरल की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 1 में। इसका कारण ये है कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। वहीं किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। विद्वानों के कथन की अगर बात करें तो केसी वीर ने कहा कि अर्ध संघात्मक है, हम देख चुके हैं इसको। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण करता है, सामान्य रूप में संघात्मक। जेनिंग्स ने कहा कि केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति मौजूद है। वहीं ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि सहकारी संघवाद है जहां केंद्र और राज्य साझेदार के रूप में कार्य करते हैं। मॉरिस जॉनसन ने कहा कि सौदेबाजी का संघ है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है। एसआर बोमईवाद में कहा गया कि संघवाद मूलभूत ढांचा का हिस्सा है और राज्य केंद्र के मात्र अधीनस्थ नहीं है। ठीक है। हमारा जो संघीय ढांचा है उसके विशिष्ट स्वरूप का कारण क्या है, तो अंबेडकर जी ने कहा कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, पहला कारण ये है। दूसरा ये है कि भारत ऐतिहासिक रूप से ही एक एकात्मक देश रहा है और एकात्मक देश को संघ का रूप देने के क्रम में कुछ एकात्मक विशेषताएं इसमें शामिल हो जाती हैं। विविधताओं की बात करें तो विविधताओं का समावेश किया गया है, जिसके कारण विकेंद्रीकरण को ध्यान में रख के हमने संघीय स्वरूप अपनाया और अलगाववाद से निपटने के लिए केंद्र को मजबूत रखा गया है। अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी स्वतंत्रता के बाद, इसलिए उसको विकास करना, तेजी से
अनिवार्य था, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, ये सारी बातें। अब अगर संघीय ढांचा अगर हम देखें तो केंद्र राज्य संबंध जो है हमारा विधायी संबंध, उसमें अनुच्छेद 245 से 255 तक उल्लेख किया गया संविधान में। इसके अलावा शक्ति का वितरण 2 आधारों पे किया जाता है, क्षेत्र के आधार पे और विषय के आधार पे। क्षेत्र के आधार पे संसद जो है पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्य क्षेत्रातीत विधायन भी संसद का अधिकार है। राज्य की बात करें तो केवल राज्य क्षेत्र में ही कानून बना सकती है। इसके अलावा विषय के आधार पे देखें तो संघ सूची में जो विषय है उस पे केंद्र सरकार या संसद कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा और समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को दी गई हैं, ठीक है। संसद कब-कब राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है, तो राज्यसभा अगर ऐसा कह दे या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, और जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी 2 या अधिक राज्य अगर ऐसा प्रस्ताव पारित करें और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के क्रम में, ठीक है। प्रशासनिक संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 256 से 263 तक संविधान में इसकी बात की गई है। शक्ति का वितरण वही 2 आधार, क्षेत्र और विषय के आधार पे, ठीक है। अनुच्छेद 256 राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन अगर नहीं करेगा तो अनुच्छेद 365 के आधार पे इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है और ये आधार बनता है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का। वित्तीय संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 268 से 293 तक इसका उल्लेख है संविधान में। कराधान की शक्ति की बात करें तो केंद्र संघ सूची के विषयों पर कराधान लागू कर सकता है। आयकर, निगम कर इसके उदाहरण है। राज्य सूची के विषय पे राज्य की कराधान शक्ति है भू राजस्व, कृषि आय। समवर्ती कराधान की शक्ति नहीं है, इसका अपवाद है जीएसटी। और अवशिष्ट शक्तियां जो है संसद के पास। कर राजस्व वितरण अनुच्छेद 268 में केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर, राज्यों द्वारा एकत्र उपयोग किए जाने वाले कर जैसे कि स्टाम्प शुल्क हो गया। अनुच्छेद 269 में केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले कर राज्यों को प्राप्त होते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार अनुच्छेद 269 ए आईजीएसटी केंद्र एकत्र करता है और केंद्र और राज्य में विभाजन होता है इसका। अनुच्छेद 270 की बात करें तो इसमें विभाज्य पूल की बात है। फाइनेंस कमीशन जो 15वां है 41% राज्यों को देता है। गैर कर राजस्व और अनुदान 2 तरह के अनुदान होते हैं, वैधानिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। वैधानिक में अनुच्छेद 275 वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को दिया जाता है, वित्त आयोग की सिफारिशों पर दिया जाता है। विवेकाधीन अनुदान की बात करें तो अनुच्छेद 282 में इसका उल्लेख है, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य हेतु दिया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण करता है, हम देख चुके हैं। तनाव के क्षेत्र जो है शेष और सरचार्ज की अधिकता, जीएसटी से क्षतिपूर्ति, भुगतान में देरी, अनुच्छेद 293 ऋण लेने की सीमा, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्तियां 1950 से 67 तक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रही है और 1967 से 1989 तक तनावपूर्ण संघवाद, 1989 से 2014 तक सहकारी संघवाद और 2014 से अभी तक का जो दौर है वो सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद भी है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद में अंतर आप देख लेना। मुद्दे जो है इससे विधायी की राज्य सूची में कभी कभी केंद्र हस्तक्षेप करता है, जैसे कि कृषि कानून। समवर्ती सूची में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 200 और 201। राज्यपाल का मामला जो है, राज्यसभा की घटती भूमिका, प्रशासनिक में केंद्र का नियंत्रण, राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती और अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, ठीक है। इसके अलावा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग। वित्तीय मुद्दे क्या है तो राज्य वित्त का बड़ा हिस्सा जो है केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में जाता है। शेष और सरचार्ज की अधिकता से राज्य का जो वित्त है उसमें कमी आती है। जीएसटी प्रणाली और फाइनेंस कमीशन जो 2011 की जनगणना के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे जो वितरण करता है, उसमें दक्षिणी राज्यों का जो मामला है, ठीक है। समन्वय की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद को सुदृढ़ करना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदों की नियमित बैठकें होनी चाहिए, इसको सरकारी और पूंजी आयोग दोनों ने कहा है। राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सक्रिय राजनीति में न हो, सरकारी आयोग ने कहा। पूंजी आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री भी हों और राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। समवर्ती सूची की बात करें तो संसद राज्यों के साथ परामर्श करके ही उस पर कानून बनाए और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन
की जो बात की गई है उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, यानी सरकारी आयोग ने भी कहा है और सार्वभौमवाद में भी ऐसा कहा गया है। सरचार्ज और उपकर में कमी की जाए, इसके अलावा सीएसएस की संख्या भी कम की जाए। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।